नमस्कार। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है एनसीपी के प्रदेशाध्यक्ष और करनाल से लोकसभा प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र के समर्थन में। आपको बता दें, सर्वहित पार्टी और आईएनएलडी ने पूरी तरह से मराठा का सहयोग करने की घोषणा कर दी है और ये प्रेस वार्ता की जा रही है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। कौन कौन से मुद्दे लेकर ये लोग आज मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा के सहयोग में। आपको बता दें, खुला समर्थन जारी किया जा रहा है और हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ये एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एनसीपी प्लस इनेलो प्लस सर्वहित पार्टी। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि आपके बीच में, जो हमारे बीच में लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र मराठा जी आपके बीच में उपस्थित हैं, वो एनसीपी से टिकट लेकर आपके बीच में करनाल लोकसभा से प्रत्याशी हैं। और जैसा आपको विदित है, अभय चौटाला जी ने इनेलो पार्टी से इनको समर्थन दिया है और ये एनसीपी और इनेलो के प्रत्याशी हैं। तो आपके बीच में हम यहाँ अनाउंस करते हैं कि आज से एनसीपी प्लस इनेलो और आज से सर्वहित पार्टी की तरफ से भी वीरेंद्र मराठा जी हमारे प्रत्याशी हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में हमारे सर्वहित पार्टी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो अभय चौटाला जी के लिए जो प्रचार प्रसार हो रहा है, पूरे दमखम के साथ पूरी पार्टी कैथल में लगी हुई है। और आज से हफ्ता पहले तक करनाल को भी यही निर्देश था कि करनाल से अभी तक इनेलो प्रत्याशी नहीं नियुक्त कर रही है, तो आपको कुरुक्षेत्र लोकसभा से ही अपना दमखम लगाना है। लेकिन अभय चौटाला जी और जसबीर जी की तरफ से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सर्वहित पार्टी जी की तरफ से जब निर्देश आया कि अब करनाल में जो प्रत्याशी है आपको पूरा दमखम उनके साथ लगाना है, तो उसी दिन से हमने तय कर लिया कि हम अपनी पूरी रूपरेखा वीरेंद्र मराठा जी को विनर बनाने के लिए, पूरा दमखम लगाने के लिए उसी दिन से हम तैयार हैं। जैसा आप सभी को पता है, भाजपा ने और कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, वो एक हुड्डा जी ने अभी विधानसभा में एक कहानी स्टोरी सुनाई थी कि दो यात्री ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। मैं कुछ उसको अपनी तरफ से व्यक्त करता हूँ। जैसे वो करनाल से दिल्ली जा रहे थे और दोनों में आपस में चर्चा हो जाती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो दूसरा यात्री कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। फिर वो पहला यात्री पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं, वो कहता है मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। फिर उससे पूछता भी आप कहाँ से आए हो, कहता है सेक्टर 6 117 नंबर मकान से आया हूँ। तो वो दूसरा भी पूछता है कि आप कौन से मकान नंबर से आए हैं, वो भी कहता है सेक्टर 6 117 मकान नंबर से करनाल से आया हूँ। तो तीसरा यात्री वहाँ देख रहा था, वो कहता है कि भाई तुम दोनों एक ही घर से हो, एक ही स्थान पर जा रहे हो और फिर भी आप इस तरह के सवाल कर रहे हो। तो वो दोनों कहते हैं भाई हम एक ही घर से हैं, लेकिन हमने सोचा कि भाई बहुत दूर का रास्ता है और टाइम काट लेते हैं आपस में। तो इसी तरह से कांग्रेस और भाजपा ने हमारे बीच में जो प्रत्याशी उतारे हैं, वो दोनों के दोनों एक ही परिवार से हैं, एक ही समाज से हैं और इस तरह से उतारे हैं कि उनको हमारी जनता, जो करनाल की भोली भाली जनता है, उनके हित को लेकर कोई भी तैयार या उनका भविष्य में कोई रोड मैप नहीं है। वो केवल जो केंद्रीय लीडर्स हैं, मोदी जी, अमित शाह हैं, उनका हित साधने के लिए खट्टर जी उतारे गए हैं। क्योंकि भाजपा से वो सीएम पद पर फेल हुए थे, इसलिए उनको पद से हटाया था। और जो बुद्धिराज सिंह है, वो बुद्धिराज जी गोहाना से यहाँ पर इसलिए उतारे गए हैं कि ये एक फ्रेंडली सा मैच हो जाए, भाई यात्री दिल्ली जा रहे हैं, टाइम पास सा हो जाए। ये करनाल की भोली भाली जनता ये समझ रही है कि हमारे बीच में जो ये कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, बिना हमारा हित को, हमारे भविष्य को देखते हुए, बिना भविष्य को देखते हुए ये उतारे जा रहे हैं। अब ये इस चीज को समझते हुए हमारे बीच में जो स्थानीय लीडर हैं वीरेंद्र मराठा जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे और हम लोग भी इस पर पूरा प्रयास करेंगे। अरे स्थानीय लीडर हैं वीरेंद्र मराठा जी, उनका कंपटीशन होना चाहिए, स्थानीय लीडर के साथ होना चाहिए।
बसपा का लीडर स्थानीय है, आजाद उम्मीदवार सोनिया तंवर स्थानीय है, एक रोमी रायसन वो स्थानीय है। इसी तरह का जो भी कैंडिडेट स्थानीय है उनके साथ वीरेंद्र मराठा जी का कंपटीशन होना चाहिए, ताकि वो प्रतिस्पर्धा आपस में करें और जनता की समस्याओं को इकट्ठा करके उनकी आवाज उठाने के लिए संसद में पहुंचने का प्रयास करें। लेकिन ये क्या भाई, हमारे बीच में जो प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस ने उतारे हैं वो हमारे हितों को देखते हुए नहीं उतारे, बल्कि हमारे साथ खिलवाड़ किया है, करनाल की जनता के साथ खिलवाड़ किया है। ये एक फॉर्मल मैच सा इन्होंने बना दिया। ये जनता के हित के लिए टारगेट करके नहीं बुलाए गए हैं। भाजपा जो ये प्रत्याशी उतार रही है, देश भर में इन्होंने जो राष्ट्रवाद का, गो भक्ति का जो मुद्दा उठाया था, इन्होंने जिसको गौ माता कहकर ये मैदान में उतरे थे, उसी गाय माता को इन्होंने आज 2024 के आंकड़े हैं, पिछले गत वर्ष के जितने आंकड़े हैं सारे आंकड़े क्रॉस करके इस साल भारत से गौमांस का निर्यात हुआ है, गाय का मांस बेचा गया है। अरे आप उसको माँ कहते हो और माँ के साथ इतनी दुर्गति आप करते हो और आप कहते हो हम राष्ट्रवादी हैं। और ये भाजपा जो LGBT क्यों आईए का जो मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में लेकर आई है कि आदमी से आदमी विवाह कर सकता है, लड़की से लड़की विवाह कर सकती है। हम हमारे देश में, हमारे हरियाणा में गोत्र व्यवस्था लागू है, जेनेटिक संरचना हमारे बीच में उपस्थित है। हम लोग गोत्र बदलकर शादियां करते हैं। हम लोग पाकिस्तानियों का विरोध करते हैं जो बाप अपनी बेटी से शादी कर लेता है। हम लोग उसका विरोध करते हैं जो भाई अपनी बहन से शादी कर लेता है। और ये कांग्रेस किस तरह की नीति ला रही है कि लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले, हम उस LGBT को बढ़ावा देंगे। ये किस तरह की असामाजिक, समाज को तोड़ने वाली व्यवस्था हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। हम उसका विरोध करते हैं और इसका विरोध करने के लिए आप सभी से हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से जनता तक आवाज पहुंचाते हैं कि आपको अगर इस तरह की असामाजिक ये घटनाओं को रोकना है तो वीरेंद्र मराठा जी आपके स्थानीय लीडर हैं। आप लोग उनको समझिए और उनको समझकर इसको संसद पहुंचाने का इनको प्रयास करें और इनको संसद पहुंचाकर अपनी आवाज को बुलंद करें, जिससे इस तरह की LGBT जैसी असामाजिक ये जो नियम लागू करने वाली है कांग्रेस, या ये जो गो हत्या का जो ये मुद्दा उठाकर उस पर राजनीति ये जो कर रहे हैं, ये बंद किया जा सके। तो आप सभी के बीच में सर्वहित पार्टी आज से ही अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्येक हल्का अध्यक्ष के नेतृत्व में घर घर जाकर वीरेंद्र मराठा जी का प्रचार करेगी और अपने स्थानीय लीडर को जिताने का यहाँ से संकल्प सर्वहित पार्टी लेती है। जी, वीरेंद्र मराठा जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप सभी के बीच में वो भी अपने विचार रखें। जी, सभी भाइयों को मेरे राम राम। सर्वहित पार्टी के अध्यक्ष भाई रतन सिंह जी राणा, रणवीर जी राणा और इनेलो पार्टी के जिला के अध्यक्ष यशवीर जी कुट्टू, आवाज़ कम है, आवाज़ असल में बाहर फील्ड में ज़्यादा चल रहा है, 10-10 गाँव दिन में करने को। अभी तो स्टार्टिंग है जी, कोई ना, हम साथ खड़े हैं अब आगे। अब मैं राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय मैं तो अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर चलूँगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ। NCP और इनेलो का अलायंस है, गठबंधन है, और माननीय अभय चौटाला जी ने इनेलो कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है कि आपको कुरुक्षेत्र आने की आवश्यकता नहीं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। वीरेंद्र मराठा को जीत दिलानी है और यहाँ दिन रात काम करना है, और लोग कर रहे हैं। परसों हम नीलोखड़ी हल्के में थे, कल इसराना हल्के में थे, आज हम असंध हल्के में जाएंगे। सभी साथ दे रहे हैं, सभी साथ चल रहे हैं। धीरे धीरे एक टीम भी और इनेलो की निकल गई है जो कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त करेगी और तेजी से वह काम करने लगेगी। अब आप ये समझते होंगे स्थानीय मुद्दा क्या है।
किसी एक ने 2 मेंबर पार्लियामेंट बनना है, कोई भी बन जाए, फर्क होता है मोदी साहब। यहाँ 700 से ऊपर गांव है करनाल लोकसभा में, किसी एक गांव की भी स्थिति दशा ऐसी नहीं बनाई माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने 9.5 साल में, जितनी अपने गांव बनियाली की जो जज्जर जिले में उसकी बना दी। आप जाके देख सकते हो, दिल्ली मुंबई को भी पार करता हुआ गांव दिखाई देता है। जब ये इंडियन ऑयल की रिफाइनरी यहाँ लगी थी, उस टाइम करनाल पानीपत एक था जब लगने जा रही थी, फिर पानीपत जिला अलग बन गया। उस टाइम जो अखबारों में हम पढ़ते थे उसमें ये बताया जाता था कि इसमें स्थानीय लोगों का बड़ा भारी फायदा होगा, और इस रूप में बताया जाता था कि इससे निकलने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके आधार पे जो और इंडस्ट्रीज लगेंगी, जिनको एंसिलरी यूनिट्स बोलते हैं, वो ज़्यादा यहीं के आदमियों को दी जाएंगी। आज मेरे ख्याल में किसी ने गौर नहीं किया, आज हम सब भी इस बात को भूले हुए हैं। देखो, जूते का सोल है जो, वो भी इसी के मटेरियल का है। आपके जो है कपड़े, वो भी इसी मटेरियल के हैं। प्लास्टिक का सारा सामान, ये सारा का सारा उसी मटेरियल का है। हजारों की संख्या में ट्रक रोज इंडियन ऑयल की रिफाइनरी से निकलते हैं। अगर एंसिलरी यूनिट्स यहाँ लगे होते हैं, लगते कैसे हो? क्योंकि स्थानीय नेता नहीं, बाहर के एमपी आते हैं, एक सैरगाह बना रखी है उन्होंने करनाल, और आके हमें उलझा के बातों में अपना वोट बटोर लेते हैं हमारे, और फिर वो 5 साल दिखाई भी नहीं देते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इंडियन ऑयल रिफाइनरी का, इंडियन ऑयल रिफाइनरी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें से एक डायरेक्टर यहाँ का लोकल स्थानीय एमपी भी होता है। उन्होंने शायद कभी किसी ने शायद मीटिंग भी ना अटेंड करी हो, क्योंकि उनकी कोई रुचि नहीं। अगर इस मुद्दे को पकड़ा जाए, सरकार पे दबाव डाला जाए, और यदि सरकार का हिस्सा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ लाखों में एंसिलरी यूनिट लगे हों, और उसमें 50, 60, 70 हज़ार की करोड़ों में नौकरियाँ हों, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ का कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहेगा। और जो बाहर की तरफ रुख किया हुआ है बच्चों ने, वह भी बंद हो जाएगा। माननीय शरद पवार जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी कई महीने पहले की बात। उन्होंने एक बात कही, आपके यहाँ आदमी रुचि नहीं लेते कोई विकास करने में, कोई बदलाव की जो टेक्नोलॉजी उसको अपनाने में। हमने इंडो इजरायली प्रोजेक्ट गरोंडा में दिया था, और महाराष्ट्र की तर्ज पे यहाँ खेती सब्जी की और फलों की होने लगे, ताकि यहाँ का किसान मालामाल हो, खुशहाल हो। जैसे आज केला है, संतरा है, चीकू है, अनार है, अंगूर है, ये सारे के सारे हम जो खा रहे हैं महाराष्ट्र की पैदावार खा रहे हैं। और वहाँ जो पैदावार है जो उन्होंने करवाई है, वह तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं। और एक किसान एक एकड़ में 3 लाख से 10 लाख रुपए तक की आमदनी वहाँ ले रहा है। ऐसे ही क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज का वहाँ पर ऐसा विकास हुआ है कि घर से बाहर निकलो तो आपके लिए नौकरी तैयार है, वहाँ कोई बेरोजगार नहीं। जो महाराष्ट्र बहुत पीछे हुआ करता था, आज महाराष्ट्र देश का नंबर 1 राज्य पर कैपिटल इनकम में, खुशहाली में है। तो उन्होंने मुझे आगे कहा कि मैंने एक बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट और दिया हरियाणा को, तो ये आपके एरिया में क्लस्टर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन के क्लस्टर हो जाने चाहिए थे आपके, और इनसे जो प्रोडक्ट बनते अमूल को भी पार कर सकते थे। वह टेक्नोलॉजी सारी हम देने को तैयार हैं, लेकिन लोगों में कोई जज्बा ही नहीं है, सरकार कोई रुचि नहीं ले रही है। तो अगर आप बाहर के बनाओगे तो उनका आपके विकास में कोई रुचि नहीं है, ऐसा आपको मैं समझाने के लिए ये बातें मैं कही है मैंने। ऐसे ही आप यहाँ का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, अगर यहाँ का कोई स्थानीय नेता बने हो
तो इसका एक वातावरण, एक माहौल ऐसा बना दे। बहुत बहुत डॉक्टर ऐसे हैं जिनको पैसे से लगाव नहीं है, वो मानवता की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनको सुकून का, शांति का माहौल चाहिए। तो स्थानीय नेता तो वह आपके इंटरेस्ट में पैदा करेगा यहाँ, वो आएंगे डॉक्टर। आप किन मुद्दों को लेके इस बार उतरने वाले हैं चुनाव में? यही मुद्दे मैं बोल रहा हूँ, यही मुद्दे हैं, जो यही मुद्दे हैं, यही मुद्दे हैं, विकास के ही मुद्दे हैं ना। कि स्थानीय नेता और बाहरले नेता में क्या अंतर है? तो अगर तो नहीं आप जानना चाहते हैं भाई हम क्या करेंगे, ये भी आप जानना चाहते हैं, नहीं तो आप मेरे से आप प्रश्न करते। अब मैं और ज्यादा बातें यहाँ के बारे में बयान नहीं करता हूँ। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्थानीय नेता के बनने पे कितना विकास हो सकता है और कैसे बेरोजगारी खत्म हो सकती है, इसका थोड़ा सा उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया है। तो इसलिए यहाँ के लोगों का जगाना, आप सब लोग प्रेस से संबंधित हैं, आप बहुत जल्दी जगा सकते हैं अगर इन मुद्दों को आप लोगों के सामने उठा देंगे, ये ताकि बाहर वालों से पूछना शुरू करें और इस बात पे लोग आएंगे कि भाई हमें तो अपना यहीं का नेता बनाना चाहिए। आपके दोनों नेता इस समय बाहर के भेज दिए जिनको हम नहीं जानते कि कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं हैं। हम तो आपके बीच के हैं, यहीं हमने रहना है, जीत हो या हार हो। थोड़ी ये समझने की जरूरत है अपने बीच के आदमी को हम बनाएं, और ये जो रीत बनी हुई है बाहर वालों को यहाँ आके बनने की, इस रीत को हम खत्म करें। आगे से बाहर वाले आना यहाँ बंद करें। माहौल जो हम गाँवों में देख रहे हैं, हमें तो बहुत ठीक देख रहे हैं, एक तरफा माहौल है और मुझे लगता है आज भी हम जीत की स्थिति में हैं। लेकिन एक शोर मचा के, शोर उठा के, जिससे कि उत्साह बना रहता है कार्यकर्ताओं में, जो हमारे पास वोट है हम उसको अपने पास रोक सकते हैं, दूसरे की वोट भी अपने पास ला सकते हैं। हमारे पास 2,30,000 वोट आया था जब हम लोकसभा में खड़े हुए थे पीछे, उस टाइम लोकसभा की 12 लाख वोट थी, आज लोकसभा की 21 लाख वोट हो गई है। तो जो परिवारों ने जिन्होंने हमें वोट दी वो परिवार भी बढ़े हैं। अगर हम उसी रेशो में उसको बढ़ाएंगे 4 लाख से ऊपर वोट पहुंचता। 1.5 लाख वोट उस समय इनेलो का था, इनेलो भी आज 2.25-2.5 लाख वोटों पर पहुंची हुई है। आप दोनों वोटों को जोड़ के देखेंगे, सीधी जीत तो आपको सीधी नजर आएगी। तो थोड़ा सा क्या करना, हमने तो लोगों का यहाँ आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ है, उसको बनाना है, हौसला बांधना है। मेरे एक भाई शुरू में कह रहे थे ये युद्ध है जिससे राज मिलता है। युद्ध के रूप और युद्ध के हथियार आज बदले हुए हैं। सैनिक वैसे के वैसे ही हैं, जिसके सैनिक हौसले में होंगे वह चुनाव जीत जाएगा, और जिसके कार्यकर्ता हौसला छोड़ जाएंगे वह चुनाव हार जाएगा। अब आप सब लोग तो यहाँ के स्थानीय हैं, प्रेस वाले, आपका तो रुचि यही होनी चाहिए कि भाई यहाँ का स्थानीय नेता ही बने। तो इसलिए मेरा तो आपसे अनुरोध होगा, और ये सर्वहित पार्टी रणबीर राणा जी ने अभी समर्थन दिया है, हमारे साथ जुड़े हैं। और एक और मैं बात बता दूँ, शिरोमणि अकाली दल जिसके अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल हैं, उन्होंने भी 1 तारीख को कुरुक्षेत्र की जनसभा में इस बात की घोषणा कर दी कि शरद पवार जी से बड़ा किसान नेता आज के दिन कोई नहीं है। सारे सिख भाइयों का एक वोट जो है उनकी पार्टी के प्रत्याशी मराठा वीरेंद्र को पड़ना चाहिए। तो मैंने वो बात भी आपको याद कराई है। सर्वहित पार्टी भी आई है, इंडिया गठबंधन ने बेईमानी की है, हम भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, और इंडिया गठबंधन का एक सिद्धांत था विनेबिलिटी से कंप्रोमाइज नहीं होगा। जिस भी पार्टी का कैंडिडेट जीतने की स्थिति में होगा वह सीट उसी पार्टी को चले जाएगी। ये करनाल की सीट एनसीपी को आई हुई थी, लास्ट की लिस्ट में आपने ये देखा भी होगा, एनसीपी में हमारा नाम आया हुआ था करनाल के आगे, उन्होंने शोर मचा के फिर वो लिस्ट बदलवाई है। मगर उदय भान जी का बयान आया था अभी कोई लिस्ट जारी नहीं, फेक लिस्ट है। उदय भान जी तो राज्य के प्रधान हैं, राज्य के अध्यक्ष हैं, केंद्र के नहीं है। वह लिस्ट केंद्र की ओर से निकली थी, वह लिस्ट केंद्र की ओर से निकली थी।
भूपेंद्र सिंह गठबंधन बिखर चुका है, भूपेंद्र सिंह एनसीपी ने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सारी बात पे आ रहा हूँ ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उदय भानु ने तो मिलकर शरारत की है, अपना इस्तीफा देने की धमकी तक दी है। तो मेरे माननीय शरद पवार जी से बात हुई थी, उन्होंने तो मुझे पहले ही टिकट भेजा हुआ था, क्योंकि एनसीपी के इस समय ये सीट थी, एनसीपी से भी हम खड़े हो रहे हैं अब। और ये गठबंधन से बाहर निकलने के लिए उन्होंने ही कहा है, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं है, हरियाणा में कांग्रेस का अपना उम्मीदवार है, एनसीपी का अपना उम्मीदवार है। और हमने ये गठबंधन माननीय शरद पवार जी के सलाह से ही इंडियन नेशनल लोकदल से यहाँ किया है। और दोनों जगह स्थिति ऐसी सुधरी है, करनाल और कुरुक्षेत्र 2 लोकसभा सीटें निश्चित रूप से निकल रही हैं, वहाँ इनेलो और यहाँ एनसीपी की। और निश्चित रूप से अक्टूबर नवंबर में जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें आप देखेंगे इस गठबंधन की ही सरकार इस बार हरियाणा में बनने जा रही है। मराठा वीरेंद्र वर्मा इलेक्शन के समय दिखाई देते हैं इस बार, क्योंकि करनाल का इतिहास रहा, हर बार भारी पर विश्वास होता है। गाँवों में तो एक तरफा स्थिति है, मैंने बताया। मराठा वीरेंद्र वर्मा सिर्फ चुनावों के समय दिखाई देते हैं, बाद में दिखाई देना बंद हो जाते हैं। अरे मैं तो रहता ही यही हूँ, बट लोगों के बीच में नहीं दिखाई देते। आँख बीच के रखे अपने करके, दरवाजे बंद कर रखे तो बात दूसरी है। मैं तो रहता ही हूँ यार, यही हमारी मार्केट है, यही सब चीज खरीदते हैं। हरियाणा में इंडिया जो गठबंधन है, रोड समाज को बांटने का काम कर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रोड समाज 95% कम से कम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हमारे साथ खड़ा है। मैं 10 गाँवों में लोकड़ी परसों ही हो गया हूँ और यही जायजा लेने में गया था। मराठा जी, भाजपा कह रही है कि इनेलो ये इंडिया गठबंधन में बिखर चुका है, सारी के सारी वोटें बीजेपी की झोली में आनी है। इनकी अगर 100 वोटें थी, 100 वोटों में 10 कैंडिडेट हो गए, तो इन्हीं की वोटें बटी है, तो फायदा जो हुआ बीजेपी को हुआ। इस पर आपका कैसे आप इसको? बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसको लोग यहाँ के नहीं बनाना चाहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो वोट हमारे पास है, 6 लाख के करीब वोट पे आज हम खड़े हैं, जीत की स्थिति में हम खड़े हैं। मनोहर खट्टर को जो हराना चाहते हैं, अंततः वो वोटें भी हमारी तरफ ही आनी है। ये चुनाव देखना, अभी सप्ताह बाद ही एक तरफा चुनाव हो लेगा। आपको नहीं लगता एक सप्ताह के बाद आपको इतना शोर उठा दिखाई देगा, आपको खुद लगने लग जाएगा ये चुनाव तो एनसीपी की तरफ एक तरफा हो गया। सर आपको मानना है बार-बार पार्टी चेंज करने से लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं नेता से। हमने कोई पार्टी चेंज नहीं करी, हमने कोई पार्टी चेंज नहीं करी। हम किसी पार्टी में गए हैं, दरिया बिछाने के लिए नहीं गए, उनके नारे लगाने के लिए नहीं गए। हमें ले जाया गया, अपने घर से बुला के हमें ले गए और चुनाव लड़वाने के लिए ले गए। और चुनाव के दिनों में धोखा दिया, किस लिए? कि भाई इस बार इस आदमी का ये स्पष्ट बोलने वाला है, लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला है, इसको थोड़ा सा भी मौका मिल गया और लोग देख गए कि ऐसे ऐसे नेता होने चाहिए, तो हमारा तो कोई जगह नहीं रहेगी। सर आपको मानना है, चुनाव के दिनों उन्होंने काटा, ठीक है, और उन्होंने मुझे धक्का दिया है बाहर, हमने नहीं छोटी बात। सर आपको मानना है हरियाणा में इंडिया का जो इंडिया गठबंधन है वो ढोसला है? हरियाणा में इंडिया का गठबंधन टूट चुका, खत्म हो चुका, हम उसका हिस्सा थे ना। माननीय शरद पवार जी के कहने से ही मैं बाहर हूँ। अगर माननीय शरद पवार जी मुझे ना कहते यहाँ से खड़ा होने के लिए, मैं क्यों खड़ा होता? ठीक है ना, वो तो सारे हिंदुस्तान में भी तोड़ देते। वो कहते हैं महाराष्ट्र में लगभग चुनाव हो चुका, इसलिए तोड़ने का यहाँ तो कोई लाभ नहीं है, आप हरियाणा में तोड़ दीजिए इसको। मराठा जी, मुद्दा का कहना है कि पार्टी सिर्फ 2 है, बीजेपी और कांग्रेस है जो इलेक्शन में खड़ी है, बाकी कोई पार्टियां नहीं है। और ये हम खड़े हैं, ये एनसीपी पार्टी नहीं है क्या? मुद्दा का कहना हमारा नहीं। हाँ, ये तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस पार्टी को तोड़ने के लिए क्या नहीं किया? आपको भी बताएंगे कुछ? इसका जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया, फिर पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, क्योंकि शरद पवार जी ही मुख्य रूप से सूत्रधार थे इंडिया गठबंधन को बनाने में। मराठा जी, कोई सॉलिड मुद्दा बताएं जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं। क्वेश्चन मुद्दा सबसे यही है, लोकल को जिताना है और भारी को भगाना है। वोट फॉर लोकल, वोट फॉर लोकल और वोट फॉर लोकल। तो गठबंधन जिसके साथ आपका गठबंधन इनेलो पार्टी के साथ हुआ है, वो भी तो बाहर ही है कुरुक्षेत्र के लिए। ऐसा है, कुरुक्षेत्र जो है सिरसा के बराबर की कॉन्स्टिट्यूंसी, सिरसा से लगती कॉन्स्टिट्यूंसी, सिरसा रिजर्व है, वहाँ जनरल का आदमी नहीं खड़ा हो सकता।
इसलिए सरसा के बजाय वो कुरुक्षेत्र से खड़े हो। मराठा जी लेकिन कुरुक्षेत्र में जो दोनों उम्मीदवार बाकी हैं, भाजपा का और आम आदमी पार्टी का, वो दोनों दिल्ली के हैं, भारतीय हैं। मराठा जी अगर जीतते हैं तो किसको समर्थन देंगे, भाजपा को या कांग्रेस को? क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है। हाँ, तो किसको समर्थन आपका जाएगा? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व में निर्णय करेगा इसका। तो बाकी हम जो है, हम और ये माननीय अभय जी चौटाला, ये हम बैठ के बैठ में निर्णय करेंगे इसके बारे में। अभी से क्या कह सकते हैं, लेकिन इस बार हंग पार्लियामेंट आ रही है, आप भी देख रहे होंगे, किसी का बहुमत नहीं आ रहा। और माननीय शरद पवार जी की बुद्धि बहुत प्रखर है, उनकी बुद्धि का लोग सारे मानते हैं, सब चाणक्य कहते हैं उनको। ज़्यादा झांसी नहीं है, वही प्रधानमंत्री इस बार बनेंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं जो मुस्लिम समुदाय है उसको ओबीसी में डाल दिया जाएगा, तो ओबीसी कहाँ जाएंगे? देखो भाई, ऐसा है, हम इतने बड़े स्तर के नेता नहीं, हम तो छोटे से हैं। हमने तो करना लोकसभा की सीट निकालनी। स्थानीय स्तर पर सर क्या कार्य रहने वाला सर आपका? इतना लंबा चौड़ी गाथा गाई यार, लोगों ने तो कह दिया था ज्यादा लंबा करो। मराठा जी तीन पार्टी का नेतृत्व यहाँ पे बैठा बेरोजगारी को है। हम खत्म कर देंगे जी। और इस क्षेत्र का विकास इतना कर देंगे। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सर मेन मुद्दा सर आज की डेट। मराठा जी तीन पार्टियों का नेतृत्व यहाँ पे बैठा है। करनाल में विधानसभा उपचुनाव भी हो रहा है, क्या किसी उम्मीदवार को तीनों पार्टियों में से उतारा जाएगा? हमने तो भाई अर्जुन की तरह मछली की आंख पे तीर की नजर रखी हुई है, बस सीधा तीर आंख में लगे, हम इधर उधर भटकन में नहीं हम पड़ते। मराठा जी, जो बीजेपी प्रत्याशी है उनका लगातार विरोध और ऐसा लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, तो क्या आप कौन से प्रत्याशियों में? मनोहर लाल जी को, बीजेपी को नहीं, उनको पसंद कर रहे लोग, नहीं पसंद कर रहे, लेकिन वो 2.5 साल मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए वोट तो उनके पास कुछ है। ठीक है ना, कांग्रेस से तो वो भारी आज भी है। कांग्रेस वाले को कोई जानते ही नहीं, हम तो गाँव में पता किया, कोई जानते ही नहीं। क्या अपील करेगा वोट से? भाई अपने को बनाओ और बारियों को भगाओ, लोकल को बनाओ, भारत को बोलो। यहाँ पर मराठा विजेंद्र वर्मा है सर, ठीक है जी, धन्यवाद। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये दोनों पार्टियों का जो गठबंधन है, ये बहुत ही उच्च कोटि का गठबंधन है, एक जैसे दोनों के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल, इसी से ही पूरे देश के अंदर 10 करीब चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये राजनीतिक यूनिवर्सिटी है और मराठा जी भी हमारे साथ जो मिले हैं, ये भी बहुत ही संघर्षशील हैं। और जो ये बीजेपी के और कांग्रेस के जो लोग हैं, ये अंदर ऐसी की राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। मराठा साहब भी लोगों के बीच में रहते हैं। आने वाले समय में पता चलेगा कि ये गठबंधन किस प्रकार से चलता है और कैसे आगे बढ़ता है। जैसे सारी नीतियां जो आजकल चल रही हैं, बीजेपी सरकार ने ये काटने का काम किया है, ये चौधरी देवीलाल की नीतियां हैं, चाहे वो पेंशन का काम हो, चाहे वो जच्चा बच्चा की स्कीम हो, चाहे चौपालें बढ़ाने का काम हो। और ये जो पेंशन काटने की बात कह रहे हैं, हमने जो अनाउंस किया, हमारा मैनिफेस्टो देखो और इनका मैनिफेस्टो देखो। 100 रुपये मतलब माहवार पेंशन बनी थी, चौधरी भजनलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो कहा करते कि पेंशन नहीं बना सकते। चौधरी देवीलाल ने कहा था, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा एक ही कलम से लिखूंगा कि 100 रुपये फला आदमी के खाते में चले जाएं, उसी टाइम पेंशन चालू हो गई। ये अब भी पेंशन काटने की इतनी कोशिश कर रहे हैं, करीब 5 लाख पेंशन हरियाणा प्रदेश के अंदर कट चुकी है और कुछ पेंशन इन्होंने रोक रखी है। आपकी आमदनी इससे ऊपर हो गई है, उसकी पेंशन रोक देते हैं। कभी किसी की आईडी नहीं है, कभी किसी का कुछ नहीं है। इन्होंने भोली भाली जनता को बहकाकर अपना राज स्थापित करना है। ये बाहरी लोग इस करनाल के अंदर जो यहाँ गेम खेलने आ जाते हैं। आदरणीय सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा, आप भी लोकल हैं मीडिया के, जब सभी साथी ये आपका भी भला बुरा सोचकर आने वाले वक्त में आप इस गठबंधन को वोट दें, आदरणीय मराठा जी को लोकसभा के अंदर भेजें। हमारे प्रत्याशी सबसे उच्च कोटि का प्रत्याशी है और संघर्षशील लोगों के बीच में रहते हैं। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है, जो ये जाति पाति की बात करते हैं, हर आदमी अपनी अपनी उससे इलेक्शन लड़ता है। जाति पाति की बात तो याद रखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी मुसलमान, नॉन मुसलमान, हिंदू, नॉन हिंदू कह कर जो ये बात करते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री की गरिमा को भी नीचे डाल दिया है।